जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी चैनल जीके जीएस बाय हर्ष पर। आज मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बार आप लोगों को प्रयास करूंगा पढ़ाने का कि दोनों तरीके से समझ में आए। ऑनलाइन वाले ऑनलाइन समझेंगे और बाकी मेरे स्टूडेंट्स कुछ ऑफलाइन है वो समझेंगे। तो आइए, हम लोग एटलस पढ़ रहे थे और एटलस में भी हम लोग मानचित्र अभी नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग ग्लोब पढ़ रहे हैं। तो ग्लोब के बारे में थोड़ा देख रहे हैं, पृथ्वी की संरचना देख रहे हैं आखिरकार है कैसी। आंतरिक नहीं, अभी हम बाहरी देख रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? हम लोगों ने पढ़ी थी रेखाएं, और रेखाओं में हम लोगों ने पढ़ी थी कर्क रेखाएं। ठीक है, कर्क रेखा के बाद हमने विषुवत रेखा पढ़ी। ठीक है, अभी हम लोगों को मकर रेखा पढ़ना है। कल मैंने बताया था कि कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 17 देशों से होकर गुजरती है। बाकी आप लोगों को बता दिया था उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण, शीत कटिबंध, ताप के आधार पर भी इसके प्रकार बता दिए थे। चारों प्रकार बता दिए थे। मैंने बताया था उष्ण कटिबंध यानी टॉरेड जोन या ट्रॉपिकल जोन भी इसको बोलते हैं। उष्ण कटिबंध की मैंने बताया, इसके बाद बताया था उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध के बाद मैंने बताया था इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। फिर मैंने बताया था उसके बाद शीतोष्ण कटिबंध टेम्परेट जोन, और उसके बाद आता है सबसे नीचे शीत कटिबंध यानी फ्रिजिड जोन। अब तुम लोगों को बताया था कि सूरज की प्रकाश की किरणें हैं, तो सूरज की प्रकाश की किरणें यानी सनलाइट है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास ही रहती है। यहीं पर चमकता है सूरज, इन दोनों रेखाओं के बीच में। इस वजह से, और एक तो पृथ्वी अपने अक्षों पर झुकी हुई है, ये आपको अर्थ दिख रही होगी। ठीक है, अपने अक्षों पर झुकी हुई है। ये झुकी हुई है, इस वजह से क्या है, ध्रुवों पर प्रकाश पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता। ये पोल्स है, ये जो पोल्स है यहाँ पर प्रकाश पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता है। और बर्फ पर क्या नमी रहती है? बर्फ नमी रहती है। यहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। अगर यहाँ पर 6 महीने का दिन है तो इस वाले गोलार्ध में क्या होगा? 6 महीने की रात होगी। अगर यहाँ पर 6 महीने का दिन है तो यहाँ पर 6 महीने की रात होगी। ये सब हम लोगों ने समझ लिया था। ये सब पृथ्वी की घूर्णन के कारण और अपने अक्षों पर झुका होने के कारण ऐसी स्थिति होती है। बाकी मैंने 3 रेखाओं के बारे में बताया। सबसे बीचों बीच जो पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में काटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? विषुवत रेखा। इसका ज्योग्राफिकल नेम क्या है? इक्वेटर, विषुवत रेखा। और हम लोग वैसे बोल सकते हैं इसको भूमध्य रेखा, यानी ये पूरी थी भूमि मध्य से होकर गुजरी, तो हमने नाम रख दिया भूमध्य रेखा। इसको हम लोगों ने विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा बोला। इसके बाद पहले हमने इसी से शुरुआत की थी शायद। हमने बोला था कि भूमध्य रेखा विश्व के कितने देशों से होकर गुजरती है? बताया आपको? 13 देशों से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा विश्व के 13 देशों से होकर गुजरती है। किस किस देशों से होकर गुजरती है विषुवत रेखा? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। ठीक है, फिर इसके बाद आपके आगे साओ टोम प्रिंसिपे, गैबोन, कॉन्गो गणराज्य। ठीक है, फिर इसके बाद आगे चलेंगे केन्या, युगांडा, सोमालिया। ठीक है, और मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती। इन देशों से होकर ये हमारी, आपके पास मैप नहीं है, आपको एक दे दिया जाएगा देखने के लिए। अभिषेक इनको दिखाते रहना। ठीक है, तो क्या है, 13 देशों से होकर क्या गुजरती है? विषुवत रेखा गुजरती है। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि एक नदी है वहीं अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में एक नदी है, उसका नाम है कॉन्गो नदी। कॉन्गो देश में ही बहती है, कई सारे देशों में बहती है, लेकिन मेनली जो उसका प्रवाह क्षेत्र है, मुख्यतः उसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो किस देश में है? कॉन्गो में है। उस नदी को दूसरा नाम भी हुआ है जायरे नदी। ठीक है, कांगो या जायरे नदी। मैंने बताया था कांगो या जायरे नदी ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को कितने बार काटती है? 2 बार काटती है। और किस सागर में, किस महासागर में जाके गिरती है? अटलांटिक महासागर में जाके गिर जाती है। ऐसे बहती है और अटलांटिक महासागर में एक बार ऐसे काटेगी, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, तो 2 बार जाकर काटती है और अटलांटिक महासागर में होके गिर जाती है। इसके बाद मैंने बताया था कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। मैंने अक्षांश अच्छे समझा दिया था, अक्षांश रेखाएं समझा दिया था। ठीक है, कटिबंध समझा दिए थे क्या होते हैं। ठीक है, 2 दिन से क्लास चल रही है तो इतना तो आप लोगों को पता ही होगा अच्छे से। ठीक है, दिन रात वाला प्रोसीजर, जलवायु, मौसम सब समझा दिया था। तो आप लोगों को बताया था कि जो कर्क रेखा है ये विश्व के 17 देशों से होकर गुजरती है। विश्व के कितने देशों से? 17 देशों से। सब लोगों को मैप में दिखा दिया था कहां से। पश्चिमी सहारा। ठीक है, पश्चिमी सहारा से स्टार्ट नहीं करेंगे हम लोग, सबसे लास्ट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से आप लोगों को दिखेगा मैक्सिको, सबसे पहला देश मैक्सिको, फिर बहामास, फिर पश्चिमी सहारा, फिर नाइजर, फिर लीबिया, इजिप्ट, फिर आपके बाद माली, मॉरिटानिया। ठीक है, ये देश हो गए आपके। ठीक है, इसके ये देश हो गए अफ्रीका के। फिर आप लोग एशिया में घुसते हो तो एशिया में ऐसे ही प्रवेश करते हो, वहां पर सऊदी अरब, ठीक है, यूएई, ओमान, फिर इसके बाद आपका भारत, बांग्लादेश, फिर बांग्लादेश के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद ताइवान, ताइवान के बाद चाइना। ठीक है, तो इतने देशों से होकर हमारे कुल 17 देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो सबको पता है, नॉर्मली हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है ना, कि आपको पता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मैंने ये भी बताया था कर्क रेखा कितने शहरों से होकर गुजरती है ना। कुछ मेन शहर पूछ लेते कि किस शहर, मतलब कर्क रेखा पर कौन सा शहर स्थित है।
जैसे मैंने बताया था राजस्थान का बांसवाड़ा शहर, राजस्थान का बांसवाड़ा शहर कर रेखा नजदीक है उसी पर। और गुजरात का अहमदाबाद शहर, गुजरात का अहमदाबाद शहर। इसके बाद मैंने बताया था मध्य प्रदेश के 4 जिले, 4 शहर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर और शहडोल। ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से होकर, फिर झारखंड का बताया, झारखंड का रांची। फिर मैंने ये भी पूछा था कि बताइए कर्क रेखा तो एक नदी है जो 2 बार काटती है, उस नदी का नाम माही नदी है। गुजरात में बहती है लेकिन मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में प्रवेश करती है, राजस्थान से प्रवेश होके फिर गुजरात में चली जाती है और माही कर्क रेखा को 2 बार काट के खंबात की खाड़ी में गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। यानी ये है कर्क रेखा आपकी। ठीक है। गुजरात भारत की स्थिति इस तरह है। ठीक है। यहीं पर स्थित है अपना भारत, ये मान लो। ठीक है। भारत अपना यहाँ पर स्थित है, ये अपना गुजरात है। ठीक है। यहाँ मध्य प्रदेश से निकलेगी, राजस्थान में प्रवेश करेगी, यहाँ खंबात की खाड़ी में गिर जाएगी। यानी माही नदी ने एक बार यहाँ काटा और एक बार यहाँ काटा, 2 जगह काट देती है माही नदी। किसको? कर्क रेखा को काट देती है। मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है, राजस्थान में प्रवेश करती है, फिर गुजरात में होती है और गुजरात में कर्क रेखा को 2 बार काट के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। अब आपकी बारी थी मकर रेखा की, तो मकर रेखा डालेंगे आप लोग हेडिंग मकर रेखा। इसके बाद हम लोग एन पढ़ेंगे। चलो लिखेंगे मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। परिभाषा इसको पता है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड लाइन, 23.5 डिग्री मकर रेखा। मकर रेखा लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे। सभी लोगों ने हेडिंग डाल दी, लिखेंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को एस लगा लेना है ना। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। लिखेंगे। अगला पॉइंट आप लोग नोट करेंगे, मकर रेखा विश्व के 10 देशों से होकर गुजरती है। मकर रेखा विश्व के 10 देशों से होकर गुजरती है। मकर रेखा विश्व के 10 देशों से होकर गुजरती है। मकर रेखा विश्व के 10 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है। 10 देशों के नाम आप लोग लिखेंगे और फिर देखेंगे। पहला देश है, ठीक है, मकर रेखा 10 देशों से गुजरती है। पहला देश सबसे पहले रहता है चिली, बहुत बढ़िया, लड़के ही बता देंगे तो और अच्छी बात। अर्जेंटीना है ना, चिली, अर्जेंटीना, फिर ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, फिर नामीबिया, फिर बोत्सवाना, फिर साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, और एक ऑस्ट्रेलिया। हो गए 10 देश। 1 2 3 4 5 6 एक आपने पीछे बताया नहीं था, पैराग्वे। अच्छा ये पराग्वे हो गया, हो गए। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। मकर रेखा गुजरती है आपके 10 देशों से होकर। मोजाम्बिक के बाद है मेडागास्कर, फिर उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। अब आपको दूर से दिख नहीं रहा होगा, ये देखो, ये देश तो बने हुए हैं, इतना दिख रहा होगा ये। ठीक है। जो सबसे पहले देश है, एक इंग्लिश वाला आपके पास होगा मैप, उसमें देख सकते हैं ऊपर। उसके बाद देख सकते हैं कि एक है चिली, सबसे पहले चिली के बाद अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के ऊपर एक पराग्वे दिख रहा होगा, पराग्वे नाम का देश। उस पर पता है आप लोगों को क्या करना चाहिए, मैप में लाइन खींच दो, उसके नीचे लाइन लगा दो देशों के नीचे, तो याद रह जाता है उसको बार बार देखने से। चिली, चिली के बाद अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद पराग्वे, पराग्वे के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद सीधे आप किसमें आओगे? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में जैसे ही प्रवेश करोगे आपको दिखेगा एक देश,
इसका नाम है बोत्सवाना, नामीबिया, नामीबिया के बाद बोत्सवाना, बोत्सवाना के नीचे है साउथ अफ्रीका, जस्ट सबसे नीचे देश हुआ है साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका के बाद आपको दिख रहा होगा मोजाम्बिक, और मोजाम्बिक के बगल में है मेडागास्कर, ठीक है। और मेडागास्कर के बाद सबसे लास्ट में यहाँ पर क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया सभी को दिख रहा होगा। तो मकर रेखा टोटल 10 देशों से होकर गुजरती है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, सभी ने नीचे मार्किंग कर ली होगी। फिर क्वेश्चन है आप लोगों से, स्टूडेंट लोगों को सबको पता होगा, एक दिन बताया था कि बताइए, आप लोग बताएंगे, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, मैं जिससे पूछूंगा आप बताएंगे कि कौन सी नदी, आप बताएंगे कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदी, कौन सी ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी, गुड, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। आपको बताना है लिम्पोपो नदी किस महाद्वीप में बहती है, आंसर आप लोगों को बताना है। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ओशियनिया, क्या क्या आंसर होगा इसका? लिम्पोपो नदी है किस महाद्वीप में बहती है? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में, बहुत बढ़िया। तो आप लोग लिखेंगे अगला पॉइंट, ये देश लिख लिए सभी ने, सभी ने लिख लिया ना, चलिए लिखेंगे, लिखेंगे लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो, लिम्पोपो लिख देता हूँ, देखो लिम्पोपो ऐसे लिखना है आपको, लिम्पोपो रिवर, लिम्पोपो, लिम्पोपो नदी एकमात्र ऐसी नदी है, लिम्पोपो नदी एकमात्र ऐसी नदी है, लिम्पोपो नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। देखो ये कैसी नदी है, ये आपको दिख रही होगी सभी को मकर रेखा, ठीक है। यहाँ पर आपको वर्ल्ड मैप दिख रहा है, वर्ल्ड मैप में आपको दिख रहा होगा, देखो ये सारे देश दिख रहे होंगे नीचे के, ठीक है। और यहीं साउथ अफ्रीका से बहती है एक नदी, इसका नाम है लिम्पोपो नदी। ये देश दिख रहा है साउथ अफ्रीका, सबसे नीचे तो दिख ही रहा होगा, सबसे नीचे देश कौन सा है? साउथ अफ्रीका। यहीं से निकलती है और यहाँ से जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक में प्रवेश करके यहाँ से यहाँ पर गिर जाती है हिंद महासागर में। कहाँ गिर जाती है? हिंद महासागर में गिर जाती है। लिम्पोपो नदी किस महासागर में गिरती है? हिंद महासागर में। यानी मकर रेखा ये है, मकर रेखा कौन सी है? ये वाली है। ये नदी कुछ इस प्रकार से निकलेगी साउथ अफ्रीका देश से, इस प्रकार से निकलेगी ऐसे, ठीक है, और ऐसे बहकर कहाँ पर गिर जाएगी? कि हिंद महासागर में। यानी इसने भी मकर रेखा को कितने बार काटा? 2 बार। एक बार यहाँ पर ऊपर चढ़ते समय और एक बार नीचे ढलाई के समय, ठीक है। इसने भी 2 बार काटा किस रेखा को? मकर रेखा को। नदी का नाम लिम्पोपो नदी। किस महाद्वीप में बहती है? अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। लिख लेंगे, यह नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। यह नदी अफ्रीका महाद्वीप में, देखो कोई एक देश में तो बहती नहीं है, महाद्वीप में बहती है, वो भी 3-4 देशों में। साउथ अफ्रीका हो गया, मोजाम्बिक हो गया, ऊपर जाम्बिया हो गया, ठीक है। यह नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है और हिंद महासागर में गिर जाती है, वह हिंद महासागर में गिर जाती है। नदियों का अलग से चैप्टर है, अलग पढ़ेंगे, ठीक है। वर्ल्ड मैप जब पढ़ेंगे, विश्व मानचित्र, तो विश्व मानचित्र में हम लोग पढ़ेंगे अलग से सारी विश्व की सभी प्रमुख नदियाँ, उनके उद्गम, उनकी सारी नदियाँ बहती है और हिंद महासागर में गिर जाती है। लिम्पोपो नदी साउथ अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप लिखेंगे, साउथ अफ्रीका का देश है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में बहती है एवं कहाँ गिर जाती है? हिंद महासागर में, ठीक है। जबकि कॉन्गो या जायरे नदी किस महासागर में गिर रही थी? इस ओर, अटलांटिक महासागर। ये कौन सा महासागर है? देखो हिंद महासागर। ये कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर, ठीक है। ये याद रखना, ये बताया आप लोगों को। और वो माही नदी कहाँ गिर रही थी? खंबात की खाड़ी में। माही नदी खंबात की खाड़ी में गिर रही थी, ठीक है। इसके बाद आपकी यहाँ कॉन्गो गणराज्य में कौन सी नदी होती है? कॉन्गो नदी। यह कहाँ पर होती है? अटलांटिक महासागर में। लेकिन जो मकर रेखा को काटती है, मकर रेखा कौन सा काटती है? लिम्पोपो। लिम्पोपो कहाँ गिर जाती है? हिंद महासागर में गिर जाती है। तीनों को ये याद रखना, पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। अगला नोट डाल के कुछ प्रमुख टिप्पणियां लिखेंगे, नोट डाल के लिखेंगे कुछ चीजें, ठीक है। ये तो हो गया आप लोग लिखेंगे। ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है, ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है, ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है जिससे विषुवत एवं मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है, ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है जिससे विषुवत रेखा एवं मकर रेखा दोनों होकर गुजरती हैं। जिससे विषुवत रेखा यानी ये मिडिल वाली और ये मकर रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों होकर गुजरती हैं। ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है, याद रखना।
ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है जिससे दो रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी? विषुवत रेखा, एक ये वाली, एक ये वाली, ये दिख रही है विषुवत रेखा, और ये मकर रेखा, सबको दिख रही होगी। दोनों रेखाएं गुजरती हैं किस देश से? ब्राजील देश से। अगला लिखेंगे ऐसे, अगला पॉइंट लिखेंगे, अगला भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, याद रखना। ऐसा पहले क्वेश्चन है, सब लोग बताए दोगे, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं? साउथ अफ्रीका, नहीं अफ्रीका, साउथ अफ्रीका देश, अफ्रीका महाद्वीप है ना। लिखेंगे अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा एवं मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा एवं मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। देखो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। ये सारा का सारा अफ्रीका महाद्वीप है, इससे तीनों रेखाएं गुजर जाती हैं। इससे आपकी कर्क रेखा गुजर जाती है, इससे आपकी विषुवत रेखा गुजर जाती है, भूमध्य रेखा ये रही, इसी से आपकी मकर रेखा गुजर जाती है। इतना बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, इसका नाम क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजर जाती हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। अगली आप लोग हेडिंग डालेंगे, अगली हेडिंग डालेंगे ग्रीष्म अयनान। ग्रीष्म अयनान या कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति, ग्रीष्म अयनांत या कर्क संक्रांति आपको हेडिंग डालनी है। ग्रीष्म अयनांत को इंग्लिश में बोलते हैं समर सोल्स्टिस और कैंसर सोल्स्टिस। समर सोल्स्टिस और कैंसर सोल्स्टिस, ग्रीष्म अयनांत या कर्क संक्रांति। ये बता दिया था आप लोगों को, समझा दिया था बहुत अच्छे से। सबको पता है किस तारीख को होता है? 21 जून को होता है। ठीक है, इस तिथि को क्या होता है आप लोगों सभी को पता है। ग्रीष्म अयनांत या कर्क संक्रांति क्या होती है? जो कर्क रेखा है, तो लिखा है ये कर्क संक्रांति, जो मतलब कर्क रेखा है, कर्क रेखा पर सूरज की किरणें कैसी पड़ती हैं? लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, डायरेक्ट सूरज की, मतलब ये मान लो सूरज की पोजीशन किस रेखा पर होती है? कर्क रेखा पर होती है। अब कर्क रेखा पर जितने भी देश होंगे या आसपास जितने भी देश होंगे, तो अच्छी खासी गर्मी पड़ेगी नहीं पड़ेगी? तो इस एरिया में दिन बड़ा और रातें छोटी होंगी कि नहीं होंगी? जहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मान लो मेरे फेस के पास वही ये बात है कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा है और ज़्यादा देर तक रहेगा तो टेम्परेचर भी ज़्यादा समय तक रहेगा। अगर किसी चीज़ में टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, हीट ज़्यादा है, तो ज़्यादा उजाला देगी और धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे वहाँ पर क्या हुआ, तापमान घटेगा और धीरे धीरे रातें होंगी। ठीक है, यानी दिन बड़ा और रातें छोटी। किस तारीख को? 21 जून को। इस स्थिति को क्या बोलते हैं? ग्रीष्म अयनांत बोलते हैं। ठीक है, आप लोग लिखेंगे कि 21 जून के दिन, 21 जून की तिथि को, 21 जून की तिथि को, 21 जून की तिथि को, इसके बारे में लिख रहे हैं ना, इसकी 21 जून की तिथि को सूर्य की किरणें, 21 जून की तिथि को, तिथि लिखना है, तारीख कुछ भी लिख लो अपनी भाषा में। 21 जून की तारीख को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। हाँ, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, इस तारीख को दवासा में लिखो, तिथि विधि हटाओ। इस तारीख को उत्तरी गोलार्ध में, इस तारीख को उत्तरी गोलार्ध, ये दोस्तों क्या है? 0 डिग्री से 90 डिग्री के ऊपर तक क्या है? उत्तरी गोलार्ध, और नीचे क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। इस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। इस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रातें होती हैं। इस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में, इस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। आप समझ पा रहे हो कहने का मतलब क्या है? अगर सूरज का प्रकाश इस लाइन पर पड़ रहा है और अपना भारत भी कर्क रेखा पर स्थित है,
तभी तो देखो भारत में क्या है, साउथ के लोग ज्यादा काले होते हैं, क्योंकि सूरज कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही पोजीशन रहती है इसकी। कहने का मतलब ये है, जो सूरज की किरणें, अब सूरज तो घूमता नहीं है, पृथ्वी रोटेट करती है, तो सूरज की जो किरणें हैं, प्रकाश है, पृथ्वी अपने अक्षों पर झुकी हुई है। ये झुकी हुई दिख रही है कि नहीं दिख रही है? तो पृथ्वी अपने अक्षों पर ऐसी झुकी हुई है, और झुका होने के कारण सूरज का जो प्रकाश की किरणें हैं और पृथ्वी के घूर्णन के कारण केवल कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही पड़ पाते हैं। जब सूरज यहाँ जाएगा तब भी यहाँ पर गर्मी पड़ रही है, नीचे जा रहा है तब भी नीचे वाले भाग में भी गर्मी पड़ रही है। इसलिए साउथ के लोग क्या होते हैं, काले होते हैं। सूरज नीचे भी जा रहा है तब भी यहाँ गर्मी तो नीचे वाले भाग में पड़ेगी, ठीक है। अपने भाग में गर्मी कभी पड़ेगी जब जून जुलाई का महीना होगा, जून जुलाई अगस्त वगैरह का। लेकिन ये लोग नीचे वाले लोग हमेशा ही थोड़ी थोड़ी गर्मी मतलब महसूस करते हैं, क्योंकि अगर सूरज नीचे भी जा रहा है तब भी यहाँ टेम्परेचर हल्का फुल्का पड़ेगा। और जब जनवरी दिसंबर का महीना आता है तब यहाँ पर ठंडा अच्छी खासी महसूस होती है। वेस्ट इंडीज के लोग क्यों काले होते हैं? वेस्ट इंडीज कहाँ पड़ता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। वेस्ट इंडीज देश नहीं है, वेस्ट इंडीज एक कैरेबियन आइलैंड का क्या है, हिस्सा है। कैरेबियन आइलैंड का क्या है, एक हिस्सा है। कई सारे देश आते हैं कैरेबियन द्वीप समूह के अंतर्गत, ठीक है। वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, ठीक है। तो वेस्ट इंडीज में क्या है, उष्णकटिबंध के अंतर्गत है। अब तुम्हें पता है उष्णकटिबंध में सूरज का प्रकाश पड़ रहा है, घर से स्कूल जाते समय भी और स्कूल से घर से आते समय भी, तो दोनों तरफ से सूरज का जब प्रकाश पड़ रहा है किसी भी जगह पर, तो लोग भाई गर्म होंगे अच्छे खासे। और गर्मी के कारण क्या है, अपने शरीर में मेलानिन बहुत पाया जाता है, एक पदार्थ पाया जाता है मेलानिन। वो सूरज की किरणों से ही क्या होता है, रिएक्ट कर जाता है। जैसे ही सूरज की किरणें अल्ट्रावायलेट यूवी रेज पर पड़ती है, निखर आता है। कभी कभी देखा होगा जो जितने भी मतलब सांवले या मेरे कलर के, इनके कलर के, इनके कलर के लड़के होंगे, मतलब ज्यादा गोरे नहीं, हल्के से सांवले, ठीक है, और ज्यादा गोरे नहीं, तो उनके शरीर में मेलानिन ज्यादा पाया जाता है। अगर हम लोग धूप में खड़े हो जाएंगे तो काले पड़ जाएंगे। लेकिन एक वैसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा गोरा है, यहाँ पर उतना गोरा कोई भी नहीं है, बहुत ज्यादा गोरा नहीं होते हैं कुछ लड़के, तो वो धूप में खड़े जाते हैं, उनका चेहरा कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी में मेलानिन नहीं पाया जाता, ठीक है। अब ऐसे पढ़ते तो कई देश है ना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कई देश ऐसे देश पड़ते हैं, लेकिन वहां पर लोग काले नहीं होते हैं, गोरे होते हैं, क्योंकि उनकी त्वचा में मेलानिन नहीं होता है। और वो उनको स्किन कैंसर भी बहुत ज्यादा होता है। ये मेलानिन हमारे शरीर को रक्षा करता है। उनको क्या हो जाता है, स्किन कैंसर। स्किन कैसी पड़ जाती है, लाल लाल पड़ जाती है, लाल लाल, क्या पता लाल लाल दाने भी आ जाए। लेकिन हम लोग ही झेल जाएगी, करिए जरूर हो जाएंगे हम लोग, ठीक है, खड़े खड़े धूप में करिया हो जाए, लेकिन अपन लोगों की जो स्किन है वो स्किन कैंसर बहुत कम होता है। अपने में मेलानिन, जो इंडियन लोग हैं, मेलानिन बहुत पाया जाता है। वेस्ट इंडीज में हरे पड़े हैं, मेलानिन में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, ये बात है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है ना। तुम लोग को और बता दूं, दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप भी किसमें आता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, ये वाला जो महाद्वीप है, और यहीं से सबसे ज्यादा क्या बनती है, विश्व सुंदरी बनती है। विश्व सुंदरी यानी वर्ल्ड यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड सबसे ज्यादा कहाँ से बनती है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से, वेनेजुएला से। और यहाँ की काली ज्यादा गोरी भी नहीं होती है, सांवले कलर की लड़कियां होती हैं। और तुम्हें पता है रंग से फर्क नहीं पड़ता है, काफी सारी चीजें देखी जाती है मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स के लिए। लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि इस एरिया में आप लोगों को अगर लगे कि लड़कियां गोरी होती हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर भी सांवला कलर और थोड़ा थोड़ा ब्लैकिश कलर होता है इस पूरे महाद्वीप में, ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ा जाता है। चलो कहाँ पर थे हम लोग, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रातें होती है। सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रातें। देखो एग्जाम में ध्यान सुनना, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। अभी तो मैंने बता दिया उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रातें होती है। वो ऐसी भी देश भी दे देगा कोई भी, वो कहेगा बताइए भारत में किस तारीख को या किस तिथि को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रातें होंगी, 21 जून। किसी भी देश में जो कर्क रेखा पर स्थित है, हम तो कह रहे हैं, ठीक है, पूरा उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध यहाँ से लेके यहाँ तक है, जितने भी देश पढ़ रहे होंगे उनमें सबसे बड़ा दिन 21 जून को, सबसे छोटी रातें यही 21 जून को होंगी। लेकिन क्वेश्चन ये पूछते बताए दक्षिणी गोलार्ध में पूछेगा, बताइए कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, ठीक है, पूछेगा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रातें किस तारीख को, 21 जून को, 21 जून को होंगी। मैंने पूछा दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ से यहाँ तक क्या है दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात किस तारीख को, 21 जून को। सबसे छोटा दिन कब होगा, जब सूरज का प्रकाश नहीं मिल पा रहा है। भाई दिन क्यों नहीं होगा, क्योंकि सूरज का प्रकाश नहीं बढ़ पा रहा है, इसलिए उजाला नहीं है। सूरज का प्रकाश नहीं है, किरणें नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए उजाला नहीं है। तो उजाला नहीं है तो इसलिए दिन छोटा होगा और रातें बड़ी होंगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो सूरज की स्थिति दूर रहती है, किस रेखा पर रहती है, कर्क रेखा पर रहती है। सूरज की स्थिति किस रेखा पर रहती है, कर्क रेखा पर रहती है, इसलिए नीचे वाले एरिया को अच्छे से प्रकाश नहीं मिल पाता है और यहाँ पर जो है दिन छोटा होता है और रातें लंबी होती हैं, बड़ी होती हैं। तो क्वेश्चन अगर घुमा के फिर पूछ देगा कि याद रहेगा क्या, पूछ देगा कि बताइए दक्षिणी गोलार्ध में किस तिथि को या किस तारीख को सबसे छोटी रातें, सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रातें होती हैं। तो 21 जून याद रखना, उसका उल्टा कर लेना, ठीक है। बात समझ में आ रही है, लिखवाने की आवश्यकता है तो बताओ, नहीं है ना, याद रखना, इतना तो याद रखना, थोड़ा सा याद रखना। तो आप लोगों से अगर पूछ रहा है बताइए, क्वेश्चन अगर कैसे भी पूछ दे, आपसे पूछ दे कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है, सबसे छोटी रातें कब होती है, तो आपको याद रखना है भाई सबसे बड़ा दिन तभी होगा जब सूरज
कर्क रेखा के पास होगा, क्योंकि आपको पता है उत्तरी गोलार्ध में ही कर्क रेखा स्थित है। आपको पता है कर्क रेखा पर सूरज की स्थिति कब होती है? 21 जून के दिन। आपको 21 जून आंसर कर देना, ठीक है? बिल्कुल। दिन और रात समान होते हैं, यानी टेम्परेचर समान रहता है, दिन और रात। वो 2 तारीख है, एक तो आपकी 21 मार्च और 23 सितंबर, वो अलग से पढ़ेंगे, उसको विषुव बोलते हैं हम लोग, इक्विनॉक्स बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, ये सब लोगों ने लिख लिया होगा, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है? अब लिखेंगे आप लोग इसकी जगह, ग्रीष्म की जगह क्या डाल देंगे? शीत डालो, शीत अयनान। शरद की जगह डालो मकर संक्रांति। मौसम में भी पूछ लो। हाँ मौसम में भी अंतर होता होगा। हाँ, मौसम में ऑब्वियस सी बात है, मौसम में अंतर नहीं होता। जैसे मान लो अपना भारत देश यहाँ पर स्थित है, सभी लोग समझ लेंगे भारत देश यहाँ पर स्थित है। अभी सन की किरणें यहाँ पर पड़ रही हैं, तो एक जून के महीने में गर्मी पड़ रही है, धीरे धीरे जाएगा, यहाँ पर जाएगा विषुवत रेखा पर, ठीक है? और विषुवत रेखा पर आया तो भाई फिर क्या पड़ेगा? तापमान इक्वल हो जाएगा, ना ज्यादा गर्मी पड़ेगी ना ज्यादा सर्दी। लेकिन अब सूरज बहुत दूर पहुंच गया है, मान लो मकर रेखा पर। अब सूरज गति नहीं करता है, समझा रहा हूँ, नॉर्मली किरणें बता रहा हूँ, किरणें पहुंच गई। अब ध्यान लो मकर रेखा पर पड़ रही है सूरज की किरणें, अब मकर रेखा पर पड़ रही है, भारत देश तो यहाँ पर स्थित है कर्क रेखा पर, तो क्या भारत देश में ठंड नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। अभी सूरज की स्थिति कहाँ पर है? इसी रेखा के आसपास है। अभी अक्टूबर नवंबर का महीना आ गया है, यहाँ पर है। दिसंबर के महीने में सूरज की किरणें पूर्ण रूप से यहाँ पर पहुंचने लगेंगी। मतलब अगर अभी सूरज की किरणें देखी जाए तो इस एरिया में पहुंच रही होंगी, फिर आगे आ जाएगी तो इस एरिया में पहुंचेंगी। बात समझ में आ रही है? क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है अक्षों पर, घूम रही है अक्षों पर, ऐसे। मैं अगर प्रोजेक्टर रख के एक बार दिखाऊंगा, थोड़ा वीडियो दिखा के चला के दिखा दूंगा एक दिन, तो उससे समझ में आ जाएगा रोटेशन, ठीक है? कैसे करती है पृथ्वी और कैसे किरणें पड़ती हैं, तो उसमें शीत अयनांत और ग्रीष्म अयनांत दोनों समझ में आ जाएंगे। अभी तो समझ में आए होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो यहाँ पर लिखोगे अगली हेडिंग, बाकी ये तो लड़के समझिए। शीत अयनांत पूछ लिया करो या मकर संक्रांति, मकर संक्रांति, शीत अयनांत या मकर संक्रांति। भारत में कितनी तारीख को मनाते हैं मकर संक्रांति? 14 जनवरी, ठीक है? लेकिन हम लोग सूरज की स्थिति से ओरिजिनल डे वो कौन सा होता है? रियल डे 22 दिसंबर, ठीक है? तो बताया था आप लोगों को कि 22 दिसंबर के दिन है ना। शीत अयनांत क्या होता है? शीत अयनांत या मकर संक्रांति क्या होता है? अयनांत मतलब क्या होता है? तिथि का मतलब होता है। यहाँ पर 22 दिसंबर को जो सूरज की किरणें होती हैं, वो मकर रेखा पर क्या पड़ती हैं? लंबवत पड़ती हैं। लंबवत का मतलब जैसे एक लड़का है, ये मैं हूँ, और मेरे ऊपर बिल्कुल ऐसे डायरेक्ट किरणें पड़ रही हैं लंबवत, या सामने से बिल्कुल पड़ रही हैं, ठीक है? तो पूरा गर्माया रहूंगा, पूरा फेस कैसा रहेगा? गर्म, अच्छे से गर्म रहेगा। लेकिन क्या ये वाला क्षेत्र क्या मेरा प्रकाश ले पा रहा है? ये वाला हीट नहीं ले पा रहा है, तो यहाँ पर रात हो जाएगी, यहाँ पर अच्छा खासा दिन होगा और भयंकर टेम्परेचर महसूस करूंगा मैं, अच्छा खासा। तो यही बात है। अभी लंबवत कहाँ पर पड़ रही है? मकर रेखा पर पड़ रही है। 22 दिसंबर की तारीख को मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है सूरज की किरणें। इस वजह से भारत देश में क्या होती है? ठंड पड़ने लगती है, ठीक है? ठंड पड़ने लगती है। और जब सूरज जाता भी है, तब भी जनवरी के महीने में किसके नजदीक रहता है? मकर रेखा पर। इसलिए 14 जनवरी को क्या मनाते हैं? मकर संक्रांति। लेकिन ज्योतिषियों का क्या मानना रहता है? एस्ट्रोलॉजर्स रहते हैं कि कहते हैं कि सूरज मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, उनका अलग मानना है। भौगोलिक क्या कहते हैं कि सूरज की स्थिति किस रेखा पर पड़ती है? मकर रेखा पर पड़ती है। जनवरी के महीने में भी एकदम से तो उठ के आ नहीं जाएगा, है ना? तो सूरज की स्थिति किस रेखा पर पड़ती है? मकर रेखा पर। इसलिए हम 14 जनवरी को क्या मनाते हैं? सेलिब्रेट करते हैं मकर संक्रांति। उसका ओरिजिनल कारण यही है, रियल फैक्ट जो है। केवल भारत ही मनाता है, वैसे 22 दिसंबर को पूरा। हाँ, 22 दिसंबर को वो पूरी विश्व में स्थिति है। वो क्या है? विश्व की स्थिति है, पूरे विश्व की स्थिति है। मकर संक्रांति उसको बोलते हैं, ठीक है? 22 दिसंबर को, उस तारीख को क्या बोलते हैं? मकर संक्रांति या शीत अयनांत, ठीक है? कि कोई भी क्वेश्चन दे देगा ऐसे, या शीत अयनांत की स्थिति को होता है, मकर संक्रांति की स्थिति को होती है। 14 जनवरी को ऑप्शन में दे देगा, 14 जनवरी मत करना, क्या लगाओगे? 22 दिसंबर। और 22 दिसंबर को भारत में दिन छोटा होगा और रातें बड़ी होती है कि नहीं? रातें बड़ी होती है सर्दियों में। अभी दिसंबर का महीना आ जाएगा, रातें बड़ी होंगी। अभी देखने लो, 5 बजे भयंकर शाम हो जाती है, 6 बजे भयंकर शाम हो जाती है। तो क्या है? अभी सूरज किस रेखा पर जा रहा है? मकर रेखा पर। क्वेश्चन आया कि भारत में मकर संक्रांति कब मनाई जाती है, तो 22 लगाएंगे कि ये चला लगा है। भारत में अगर मकर संक्रांति, ये तो त्योहार पूछ रहा है, वैसे मकर संक्रांति निश्चित ही है। अगर पूछ रहे कि भारत में मकर संक्रांति कब मनाई जाती है, तो लगा देना 14 जनवरी, अगर ऑप्शन में दिख रहा है तो, है ना? 14 को मनाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। 14 को नहीं, अगर कोई गलत करता है तो पेश कर देंगे। 14 को मनाते हैं, हर साल बदलता थोड़ी है 14 जनवरी। अगर ऐसा पूछता है कि भारत में मकर संक्रांति कब मनाते हैं, तो 14 जनवरी लिखेंगे आप लोग परिभाषा। 22 दिसंबर को क्या था? इंग्लिश में इसको लिख लो। शीत को क्या बोलते हैं? विंटर। हाँ, और इसको क्या बोलते हैं? मकर को क्या बोलते हैं? कैप्रिकॉर्न।
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं ना, 22 दिसंबर को विंटर सोल्स्टिस भी है। लिखेंगे परिभाषा में 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर क्या पड़ती हैं? लंबवत पड़ती हैं, मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इस स्थिति को दक्षिणी गोलार्ध में, इस स्थिति को दक्षिणी गोलार्ध में, स्थिति को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, स्थिति को दक्षिणी गोलार्ध में, स्थिति को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन व सबसे बड़ी रातें होती हैं। सबसे छोटा दिन व सबसे बड़ी रातें होती हैं। हाँ, 22 दिसंबर के दिन ही ना, 22 दिसंबर स्थिति को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन व सबसे लंबी रातें होती हैं। सबसे छोटा दिन व सबसे लंबी रातें होती हैं। सबसे छोटा दिन व सबसे लंबी रातें होती हैं। अब देखो दक्षिणी गोलार्ध देखा ना, सबसे बड़ा दिन करना है, सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रातें। बड़ा दिन लिख लो, सबसे छोटी तो कहाँ पर हो जाएंगी? उत्तरी गोलार्ध में हो जाएंगी। पहले आप लोग लिखो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रातें। लिखो सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रातें, मैं समझा रहा हूँ ना। देखो सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रातें, हिंदू समझिए दक्षिणी गोलार्ध की बात हो रही है ना। देखो कहना का क्या मतलब था? अभी मैंने भारत की नहीं पूछ रहा हूँ स्थिति में, मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने कहा सूरज की स्थिति किस रेखा पर है? मकर रेखा। और ये पूरा का पूरा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध। और जब ये पूरा दक्षिणी गोलार्ध है तो यहाँ पर जहाँ पर सूरज होगा वहां पे तो गर्मी पड़ेगी ना। भारत की थोड़ी बात कर रहे हैं, या हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, ये भारत में क्या पड़ेगा, है ना? भारत में क्या पड़ेगा ये नहीं पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा। अगर सूरज की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ रही है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? गर्मी पड़ेगी। यहाँ पर क्या पड़ेगी? गर्मी। और गर्मी पड़ेगी तो सबसे बड़ा दिन यहाँ पर होगा और सबसे छोटी रातें इस गोलार्ध में होगी। लेकिन इस गोलार्ध में सेम उल्टा होगा, सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रातें यहाँ पर, जो कि अभी चलेगी, सर्दियों का मौसम चल रहा है। तो इसमें लिख लेंगे, इसमें इसका विपरीत भी लिख लेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लिख लेंगे। जबकि इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में, इसके विपरीत लिखेंगे, जबकि हेडिंग नहीं लिखनी है, ऐसे लिखो, जबकि इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में, जबकि इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में, जबकि इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर के दिन ही, 22 दिसंबर के दिन ही, 22 दिसंबर के दिन ही सबसे छोटा दिन, सबसे छोटा दिन, सबसे छोटे दिन 22 दिसंबर की तारीख, 22 दिसंबर के दिन ही, 22 दिसंबर के दिन ही सबसे छोटा दिन व सबसे लंबी रातें होती हैं। सबसे छोटा दिन व सबसे लंबी रात होती है। सबसे छोटा दिन व सबसे लंबी रात होती है। देखो कंसेप्ट तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया था। अब बस याद रखना है रेखाओं पर स्थिति और 3 तारीख 21, 22 और 23, 21, 22 और 23 3 तारीख याद रखनी है। 3 रेखाएं याद रखनी है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा। अगर तुरंत कह रहा है कि भाई बताओ, तुम लोगों से डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आएगा तो बता ही दोगे। गिरीश मयानंद पूछेगा 21 जून बता दोगे, सीधे है ना 22 दिसंबर। लेकिन क्वेश्चन अगर घुमा के पूछ देगा कि बताइए किस स्थिति को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन व सबसे लंबी रातें होती हैं, तो 22 दिसंबर आंसर लगाओगे। उत्तरी गोलार्ध में अगर पूछ रहा है सबसे छोटा दिन, मतलब किस जगह पर पूछ रहा है सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रातें, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे छोटा दिन कब होगा? जब सूरज दूर होगा। और जब सूरज दूर होगा तो कहाँ पर होगा? लगभग मकर रेखा पर होगा। तो सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रातें 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रातें 21 जून। अब पूछा जाए दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रातें 22 दिसंबर। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रातें 21 जून। सेम उल्टा रहेगा। क्या आप लोगों को याद रहेंगी ये चीजें? फिर से एक बार फिर से देखो, ये पूरा है उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। अभी कर्क रेखा पर सूरज की स्थिति है, भारत देश भी अपना कर्क रेखा पर है और 17 देश भी और कर्क रेखा पर स्थित। बात समझ में आ रही? तो कर्क रेखा पर स्थित है, सूरज की स्थिति इस उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही है पूरे में, ठीक है। कर्क रेखा पर लंबवत चमक रहा है और इस पूरे एरिया में क्या पड़ रहा है? प्रकाश पड़ रहा है। तो उत्तरी गोलार्ध में जितने भी देश स्थित होंगे वहां पर भारत के समय ही लगभग इक्वल टेम्परेचर होगा, ठीक है। गर्मी पड़ेगी, तो जहां पर गर्मी पड़ेगी दिन ऑब्वियस सी बात है बड़ा होगा। गर्मी अगर देर तक पड़ रही है तो दिन बड़ा होगा। मान लो ये प्रकाश जब तक जल रहा है, जब तक उजाला है, बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगी? धीरे धीरे लाइट जाती है। हमारी आंखें भी, पुतलियां भी, रेटिना क्या है धीरे धीरे बड़ा होता है अंधेरे में, पता होगा।
हमारा रेटिना प्रकाश के हिसाब से व्यवहार करता है। अगर हमारा उजाला मिल रहा है उजाला, तो हमारा रेटिना का आकार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब हमारे सामने अंधकार पड़ता है तो रेटिना का आकार क्या हो जाता है, बड़ा, अपने आप हो जाता है। ऐसा नहीं कि हम करते हैं, अपने आप ये क्या है, अनुकूल, पर्यावरण अनुकूल है। जैसे ही अंधकार होता है हमारा रेटिना का आकार बड़ा हो जाता है। तो ऐसे ही अगर ये लाइट बड़े अभी बंद कर दोगे ना तुम लोग एकदम, तो हमें क्या है, धीरे धीरे दिखाई देना कम हो जाएगा और धीरे धीरे रेटिना बढ़ेगा तो हमें सही दिखाई देगा। देखा ना कभी कमरे में अचानक लाइट चली जाए तो कुछ देर तक कुछ नहीं दिखाई देगा जहाँ, और फिर धीरे धीरे हमें किताबें तक दिखने लगती है कि अलमारी में गिलास दिखने लगेगा, दिखने लगता है कि नहीं, क्योंकि हमारे रेटिना का साइज बड़ा हो जाता है। सेम यही प्रिंसिपल है। याद रखना, सूरज का प्रकाश बहुत नजदीक है, बहुत आराम से मिल रहा है हमें वहां पर, तो दिन लंबा होगा, दिन बड़ा होगा, रातें छोटी होंगी। यानी सूरज जब कर्क रेखा पर स्थित है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा, रातें छोटी, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, दिन छोटा होगा। अगर सूरज यहाँ पर है तो यहाँ पर दिन छोटा होगा, रातें बड़ी होंगी। अगर सूरज मकर रेखा पर स्थित है, मान लो सूरज की स्थिति किस रेखा पर है, मकर रेखा पर है, तो यहाँ पर क्या होगा, दिन बड़ा हो जाएगा और रातें छोटी हो जाएंगी। लेकिन अगर सूरज यहीं पर स्थित है तो यहाँ पर क्या होगा, दिन क्या होगा, बड़ा या छोटा, हाँ दिन छोटा और रातें, आप बना लोगे कुछ, तो इतना तारीखें तो याद रहेंगी। क्वेश्चन क्या है, अब डायरेक्ट नहीं पूछता है कि भाई शीत आनंद बता दो या ग्रीष्म आनंद। लड़कों को तारीख बताइए, 3 तारीखें याद करनी है, 21, 22 और 23। 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर, सबको तारीखें पता है। तो अब तारीख नहीं पूछता है, ऐसे ही पूछेगा फंसा के, दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध करके। और आया भी था, पिछली बार पैट में क्वेश्चन आया था, इस बार भी पैट में क्वेश्चन आया था, और बहुत बार इससे आता है, ग्लोब से क्वेश्चन हमेशा आता है, ग्लोब से हमेशा एक क्वेश्चन आता है। इस बार विश्व से आया, इस बार विश्व से आया था भाई, ये ग्लोबी के अंतर्गत था विश्व। 21 मार्च, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इक्विनॉक्स। विषुव, EQUINOX, इक्विनॉक्स। इक्वेटर से क्या बन गया, इक्विनॉक्स। अब ये मैंने बताओ विषुव लिखा है, तो विषुव से समझ रहे होगे किस रेखा पर पड़ेगी सूरज की किरणें, बहुत बढ़िया, सबने बता दिया। किस रेखा पर पड़ेगी, विषुवत रेखा पर पड़ेगी। कर्क संक्रांति तो कर्क रेखा पर पड़ रही थी, मकर संक्रांति तो मकर रेखा पर पड़ रही थी, विषुव तो विषुवत रेखा पर सूरज की किरणें पड़ेगी। ठीक है, बात समझ में आई। कौन कौन सी 2 तारीख होती है, 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर, सभी को याद है, बहुत बढ़िया। लिखेंगे, विषुव डाल दिया, लिखेंगे इसके बारे में, इसकी परिभाषा लिखेंगे थोड़ी टर्मिनोलॉजी में। पृथ्वी की वह स्थिति, पृथ्वी की वह स्थिति, पृथ्वी की वह स्थिति जब सूर्य की किरणें, पृथ्वी की वह स्थिति जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। पृथ्वी की वह स्थिति जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। पृथ्वी की वह स्थिति जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो इसे विषुव कहा जाता है। लिखेंगे विषुव कहा जाता है, ठीक है, लंबवत पड़ती है, तो ऐसी स्थितियों को कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। तो इसे विषुव कहा जाता है, तो इसे विषुव कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। लिखेंगे इस स्थिति में, हाँ आगे इस स्थिति में, आगे जोड़ दो, चाहे अलग से लिख लो, अलग से लिख लो दोबारा से। इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध, इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध दोनों में ही दिन और रात समान होते हैं। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में ही दिन व रात समान होते हैं। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में ही दिन और रात समान होते हैं। पूछा जाएगा दिन और रात समान किन 2 तिथियों को होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। बात समझ में आ रही है। देखना, अभी सूरज था यहाँ पर कर्क रेखा में, भारत यहाँ पर स्थित है, तो गर्मी पड़ रही है अपने पास, लेकिन दूर जाता रहेगा। देखो अभी जून का महीना है, ऐसे ही समझ लो, वैसे सूरज चलता नहीं, याद रखना, कह रहे चलवा रहे, 12 बता रहा हूँ। जुलाई के महीने में यहाँ आ गया, अगस्त के महीने में यहाँ आ गया, सितंबर में कहाँ आ गया, यहाँ। अभी जो जून में भी गर्मी पड़ेगी, पास है, ठीक है, जून में जुलाई में भी गर्मी पड़ेगी, अगस्त में भी थोड़ी थोड़ी हल्की सी बरसात होती है, गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ती। फिर सितंबर में टेम्परेचर इक्वल हो जाता है कि नहीं, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। सितंबर के बाद अक्टूबर अभी चला था, क्या ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी,
क्या ज़्यादा सर्दी भी थी? वो उड़ना पड़ रहा है, नहीं थी। अक्टूबर में यहाँ के, नवंबर में यहाँ, और दिसंबर में कहाँ आ जाता है? मकर रेखा पर। जब यहाँ आ जाता है, यहाँ के बाहर तो जाता नहीं, यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ भारत देश में क्या पड़ती है? ठंड पड़ती है। लेकिन देखो एक जगह ये महीना था सितंबर के महीने में किरणें पड़ी। अब सूरज क्या है, घर है मान लो, पर ये स्कूल है, तो घर से कहाँ जा रहा है? स्कूल। अब स्कूल की छुट्टी हो गई, स्कूल से वापस आ रहा है। दिसंबर के बाद कौन सा महीना? जनवरी के बाद फरवरी, मार्च में फिर कहाँ पहुँच गए? विषुवत रेखा। मार्च में कहाँ पहुँच गए? घर है, घर से स्कूल जा रहा था, स्कूल से फिर पहुंचा, फिर मार्च में कहाँ पहुंच गया? विषुवत रेखा। यानी जब ये मार्च में भी हम लोग क्या फील करते हैं? ना ज़्यादा गर्मी फील करते हैं और ना ही ज़्यादा सर्दी फील करते हैं। टेम्परेचर क्या रहता है? लगभग इक्वल रहता है, नॉर्मल रहता है ना? टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। तो मार्च और सितंबर ऐसे 2 महीने हैं, तो यहाँ पर दिन और रात भी क्या होंगे? समान होगी। अगर बताइए टेम्परेचर समान पड़ रहा है, ऐसे महीने हैं कि टेम्परेचर समान पड़ रहा है, तो वहाँ पर ना दिन ज़्यादा होगा बड़ा और ना ही रात ज़्यादा बढ़ेगी। दिन और रात कैसे होंगे? समान होंगे। तो ऐसी 2 तारीख हैं, एक तो 23 सितंबर और 21 मार्च। ठीक है, ये विषव कहलाते हैं। 21 मार्च को हम लोग कहते हैं बसंत विषव। ठीक है, क्योंकि उस समय कौन सी ऋतु पड़ रही होती है? बसंत ऋतु। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बसंत का महीना स्प्रिंग, और मतलब बसंत विषव और स्प्रिंग इक्विनॉक्स। और इसको हम लोग सितंबर को बोलते हैं सितंबर का जब मौसम रहता है तो हम लोग उसको बोलते हैं शरद ऋतु। क्या बोलते हैं? शरद ऋतु, यानी ऑटमन को बोलते हैं इंग्लिश में पतझड़, हिंदी में पतझड़ बोलते हैं। पतझड़ का मौसम है ना, पतझड़, तो उसको बोलते हैं ऑटमनल इक्विनॉक्स बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ऑटमनल इक्विनॉक्स। किसको बोलते हैं हम लोग? शरद विषव को। तो ये लिखने हैं, विषव के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से विषव के 2 प्रकार? एक आपका सबसे पहले शरद विषव, और दूसरा रहता है आपका बसंत विषव। मतलब विषव 2 स्थितियों में होता है, दो दिन अलग अलग। ठीक है, शरद विषव किस तारीख को पड़ता है? सीधे लिख लेंगे 23 सितंबर। शरद विषव 23 सितंबर, बसंत विषव 21 मार्च। बसंत विषव 21 मार्च लिख लेंगे। इन दोनों ही तिथियों को दिन और रात समान होते हैं। इन दोनों ही तिथियों को ऐसे करके, बिल्कुल अपनी भाषा में ऐसे करके और ऐसे एरो लगा के शरद विषव को इंग्लिश में बोलते हैं ऑटमनल इक्विनॉक्स। ठीक है, और बसंत विषव को बोलते हैं, बसंत की इंग्लिश क्या होती है? स्प्रिंग और बर्नल इक्विनॉक्स। इंग्लिश में कितना होता है? इंग्लिश में ऑटमनल इक्विनॉक्स, स्प्रिंग और बर्नल इक्विनॉक्स। ठीक है, ये समझ में आई आप लोगों को? सभी लोग समझ पाए यहाँ तक? ठीक है, सितंबर का मौसम जो होता है वो शरद कहता है, शरद ऋतु कहलाती है। और चूंकि सूरज की किरणें किस रेखा पर पड़ रही हैं? विषुवत रेखा पर, इसलिए हमने आगे क्या लगा दिया? विषुव, है ना। और फिर बसंत में भी यही आ जाता है, मार्च के महीने में सूरज की किरणें किस रेखा पर पड़ती हैं? विषुवत रेखा। मार्च सितंबर में सूरज की स्थिति किस रेखा पर? विषुवत रेखा पर। कौन सी तारीख है? 21 मार्च और 23 सितंबर। क्वेश्चन इस तरह से कई प्रकार से आएगा कि शरद विषव बताइए किस तिथि को होता है? नॉर्मली बता दोगे 23 सितंबर। शरद ऋतु याद रखनी है, शरद ऋतु सितंबर के महीने में। ठीक है, तारीख कौन सी? 23 सितंबर। बसंत का महीना मार्च। ठीक है, और तारीख कौन सी? 21 मार्च। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से करे कि ऐसी कौन सी 2 तिथियां हैं जहां पर दिन और रात समान होते हैं, ना दिन ज्यादा बड़ा ना रात ज्यादा बड़ा, बस 21 मार्च याद रहेगा नॉर्मली, है ना। इसकी एरो के नीचे क्या लिखना है? बताइए क्या एरो? इसके बाद यही लिखना है, इसके एरो लगा के कि इन दोनों तिथियों को दिन और रात समान होते हैं। इन दोनों तिथियों को दिन और रात समान होते हैं। तो पहले ही लिखवा चुका हूँ परिभाषा में। इन दोनों तिथियों को दिन और रात क्या होते हैं? समान होते हैं। अगली हेडिंग आप लोग लिखेंगे देशांतर। अक्षांश से संबंधित सारे पॉइंट कंप्लीट हो गए। ठीक है, ये अभी अक्षांश रेखाएं चल रही थी, देशांतर हमने खींची है, अभी हमने नहीं खींची है। देशांतर क्या बताता है? लॉन्गिट्यूड, किसी देश का क्या बताता है? समय बताता है। समय की स्थिति किससे पता चलती है? देशांतर रेखाओं से पता चलती है। आप लोग हेडिंग डाल देंगे देशांतर, आज समझेंगे कल लिखेंगे।
देखना अब मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को देशांतर। अक्षांश बता दिया था, अक्षांश में सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा के सापेक्ष खींचा गया कोण अक्षांश कहलाता है। अक्षांश रेखा पश्चिम से पूरब दिशा की ओर खींची जाती है और पृथ्वी भी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। बात समझ में आई? हाँ, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे कहते हैं घूर्णन गति, और जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे क्या बोलते हैं, परिक्रमण गति। ठीक है, ये सब समझा दिया था। एक क्वेश्चन है आप लोगों से, ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन है और मैं एक व्यक्ति से पूछूंगा, वो बताएगा, नीरज बताएगा। नीरज, आपसे प्रश्न है, आपको बताना है जलवायु जो बदलती है, जलवायु अगर बदलती है, क्लाइमेट जो चेंज होता है, तो जलवायु किस कारण बदलती है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण या पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण? घूर्णन तो अपने अक्ष पर घूमना, ऐसे ऐसे ऐसे, और परिक्रमण मतलब सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाना। तो ये बताओ कौन सा कारण है ऐसा कि पृथ्वी की, अपने जो भारत देश है या पूरे विश्व है, इसमें जलवायु बदलती है, किस कारण से? पृथ्वी घूर्णन गति के कारण है, पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण? परिक्रमण गति, सही बताया। मौसम चेंज होता है, हवा चेंज होती है, परिक्रमण गति क्या? हवा नहीं, हवा तो घूर्णन, अगर हवा चल रही है, पवनें चल रही है, किसके कारण? वायुदाब किसके कारण है? घूर्णन के कारण है। ठीक है, मौसम चेंज होता है, हाँ, कोरियोलिस बल किसके कारण है? कोरियोलिस बल घूर्णन गति का कारण। घूर्णन गति के कारण, बिल्कुल सही है। अगर पृथ्वी घूमेगी तो कोई बल जनरेट होता है, क्या होता है? कोरियोलिस फोर्स होता है। जैसे वही है कि हमने बताया था, थप्पड़ घालूंगा तो थोड़ी देर तक ऐसे ऐसे करते हुए रहोगे, ऐसे मुड़ी हिलाता है थोड़ी देर, नहीं ऐसे ऐसे लगा, थोड़ी देर के लिए भूकंप ठीक आ है, जाए। तो थोड़ी देर के लिए अगर एक बार स्पीड मिल गई तो लगातार घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, घूमे जा रही है, तो क्या मिल रहा है? कोरियोलिस बल। और बस जब कोई भी चीज को घुमा देते हैं तो हवा अपने आप जनरेट होती है। ठीक है, हवा जनरेट हो रही है, सुनामी भी आ रही है, ज्वार भी उठ रहा है, भाटा भी आ रहा है। ठीक है, ये सब किसके कारण है? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। तो समीर चलती है, समीर मतलब समुद्री किनारे जो हवा चलती है ना, धीमी हवाएं, धीमी हवा को बिल्कुल क्या बोला जाता है? समीर, जिसमें बिल्कुल गति ना हो। ये हम लोग आगे समझाएंगे हवा कितनी प्रकार की होती है, हवा के प्रकार है। अभी हम लोग क्या देखना है? देशांतर, थोड़ा देर देशांतर देख लेते हैं। पृथ्वी बनाई, ठीक है, एक बीचों बीच एक रेखा गुजरी थी, हम लोगों ने इस रेखा का नाम क्या दिया था? रेखा को हमने बोला विषुवत रेखा इक्वेटर, इसको हमने बोला विषुवत रेखा इक्वेटर। ठीक है, इसके बाद देशांतर क्या होता है? देशांतर देखो, देशांतर की अगर एक्चुअली जो एक्यूरेट परिभाषा है बताऊं, लिखी रहती है जो परिभाषा, इसमें बताया गया है कि देशांतर जो है पृथ्वी का जो केंद्र है, ठीक है, और जो विषुवत रेखा है, पृथ्वी का केंद्र है या विषुवत रेखा है, ठीक है, लेकिन इससे हमें लेना देना नहीं है। ये क्या है? अक्षांश रेखा। एक रेखा और होती है, एक रेखा और होती है, ये है 0 डिग्री लाइन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं GMT। ठीक है, परिभाषा होती है कि लंदन के ग्रीनविच से, ठीक है, लंदन के ग्रीनविच से उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर बनाई गई जो रेखाएं खींची जाती हैं, काल्पनिक रेखाएं, वो क्या कहलाती हैं? क्या कहलाते हैं? देशांतर रेखा कहलाती हैं। यानी अगर कोण भी क्या है? कोण भी क्या है? कोण होता है देशांतर। यानी अगर परिभाषा होती है कि भाई 0 डिग्री से 0 डिग्री ग्रीनविच, ये भी समझाऊंगा GMT है क्या, सब चीजें समझाऊंगा, परिभाषा बता रहा हूँ अभी। 0 डिग्री ग्रीनविच से 0 डिग्री ग्रीनविच से किसी अन्य स्थान के लिए बनाया गया कोणात्मक कोण जो क्या कहलाता है? वो देशांतर कहलाता है। अब अगर सिंपल भाषा में समझे इसको तो बताया गया ये सारी रेखाएं क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं। क्या था कि जब हमें देशांतर रेखाओं की हमें पहचान नहीं हो रही थी, ठीक है, देशांतर रेखा कैसे खींची जाती है? जैसे अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती है, और देशांतर रेखाएं कैसे खींची जाती हैं? उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, यानी ये उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर खींची जाती हैं, ऐसे खींची जाती है, इस प्रकार ऐसे खींची जाती हैं। देख रहे होंगे उस पर ग्लोब में, ठीक है, कुछ इस प्रकार क्या खींची जाती है? देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। तो अब जब इन रेखाओं की स्थिति बिल्कुल अच्छे से निर्धारित नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हमें ये नहीं पता चल रहा था कि किस देशांतर पे कहाँ जाना है, क्योंकि ये एक मानक होना चाहिए ना खींचने के लिए कि किससे क्या लंबा है, किससे क्या छोटा है। जैसे हमने बताया था, इसके लिए हमने 0 डिग्री अक्षांश रेखा माना था, इसको माना था कि नहीं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और इसको ऐसे इसी से हम लोग तुलना कर रहे थे, है ना, 0 डिग्री से फिर 1 डिग्री के पास चल रहे थे, फिर 2 डिग्री। तो इसलिए हमें कोई मानक चाहिए था, हमें क्या चाहिए था? मानक, जिससे हम आगे और पीछे बढ़ सकें। अब 0 से ही तो हम आगे चलते हैं, 1 2 3 4, 0 से ही पीछे चलते हैं, -1 -2 -3। तो हमें क्या चाहिए था? 0 चाहिए था। तो वो माना गया कि भाई एक लंदन है, लंदन ब्रिटेन शहर है, यूके यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में ब्रिटेन देश के अंतर्गत लंदन नाम की एक जगह है। लंदन में एक जगह स्थान, लंदन नाम का एक शहर है, लंदन में एक स्थान है ग्रीनविच, ठीक है, ग्रीनविच, यहाँ की एक प्रयोगशाला है, यहीं से एक लाइन खींच दी गई, इसको बोला गया 0 डिग्री। ठीक है, ये देख रही होगी आप लोगों को, जिन जिनके पास है देखो, चंदू रखे 0 डिग्री, प्राइम मेरिडियन लाइन, इसको क्या बोलते हैं? प्रधान माध्याह्न रेखा। इसमें दिख रही होगी ब्रिटेन देश से सबसे ऊपर देखो 0 डिग्री लिखा होगा, सबसे ऊपर जहाँ 0 डिग्री दिख रहा है ना, दिख रहा है किसी को 0 डिग्री?
बहुत बढ़िया, सबको दिख गया होगा। तो यहीं से क्या कर दी गई, यहाँ से 1862 ईस्वी में एक लाइन खींच दी गई 1962 में। इसको बोला गया, क्या बोला गया इसको बोला गया प्रधान माध्याह्न रेखा। ठीक है, प्रधान माध्याह्न रेखा। इस रेखा का क्या नाम दिया गया? प्रधान माध्याह्न रेखा। प्रधान माध्याह्न रेखा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम मीडियन लाइन। प्राइम मीडियन लाइन इसलिए खींची गई ताकि हमें दिशाओं का थोड़ा ज्ञान रहे, हमें पता चले कि हमें किस ओर बढ़ना है। पूर्वी दिशा में, पश्चिमी दिशा में समय क्या होगा, समय की स्थिति ज्ञात करने के लिए इस रेखा को खींचा गया। ये रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ठीक है, लंदन जो पड़ता है किसमें? यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आता है, यूके के अंतर्गत आता है ना, ये तो सबको पता ही। तो लंदन से होकर गुजरती है 0 डिग्री ग्रीनविच मीन टाइम इसको कहा जाता है। ठीक, ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ग्रीनविच जगह का नाम है। ठीक है, वहाँ पर एक प्रयोगशाला है, वही प्रयोगशाला से होकर गुजरती है और नीचे जाकर कहाँ में जाती है? दक्षिण ध्रुव में। तो फिर इस रेखा से हमने स्थिति तय कर दी कि और रेखाएं कैसे खींची जाएंगी। अभी आप लोगों को पता है ये रेखा खींच दी तो ये वाला डायरेक्शन कौन सा है, कौन सी दिशा है? ईस्ट। और ये वाली दिशा वेस्ट। यानी हमने इस रेखा के जो बाईं ओर खींची, हमने जो 0 डिग्री रेखा के बाईं ओर जो रेखाएं खींची वो क्या है? पश्चिमी दिशांतर रेखाएं। इनको क्या बोलेंगे? पश्चिमी दिशांतर रेखा। और इनको क्या बोलेंगे? पूर्वी देशांतर रेखा। यानी हमने 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में जो रेखाएं खींची उनको बोला गया पश्चिमी देशांतर रेखाएं। और जो पूरब दिशा है, ये पूरब है कि नहीं है बताओ? ये पूरब दिशा की ओर खींची तो ये बोलेगी पूर्वी देशांतर रेखाएं। ये रेखाओं की परिभाषा थी कि भाई ऐसी काल्पनिक रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी पर उत्तरी दिशा से दक्षिणी दिशा की ओर खींची जाती हैं। ठीक है, या ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं, क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिण ध्रुव। देखो हर एक रेखा उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव मिल रही कि नहीं मिल रही? तो रेखाएं कहाँ मिलती हैं? उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिण ध्रुव तक। तो वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं, क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। देशांतर रेखाओं से हमें किसी देश का, किसी स्थान का समय पता चलता है। देशांतर रेखाएं क्या बताती हैं? समय बताती हैं। अब आप लोग बताओ कि देशांतर रेखाएं समांतर होती हैं अक्षांश रेखाओं की तरह? क्या ये समांतर है या नहीं? किन किन का आंसर? नहीं है। समानांतर का मतलब बराबर भी नहीं है। समांतर देखो यहाँ पर दूरी को चला गया, यहाँ पर लगा गया, यहाँ पर कुछ मीटर होगी, यहाँ पर ज्यादा मीटर है, फिर बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है, फिर बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, फिर यहाँ पे कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम हो रही, कम हो रही, कम हो रही, और कम सबसे कम। तो इससे हमें ये पता चला, इससे हमें एक पॉइंट और पता चला देशांतर रेखाओं के बारे में। इससे हमें पता चला कि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आने पर, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ती है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बढ़ती है। लेकिन फिर यही से विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं की दूरी दोनों याद नहीं पॉइंट। देखो कितने सारे पॉइंट बन गए। परिभाषा बस देखने से याद हो गई। ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाती हैं, क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। 0 डिग्री पश्चिम के साइड और 0 डिग्री पूर्वी के साइड। 0 डिग्री जो पश्चिमी की साइड स्थित होती है वो पश्चिमी देशांतर रेखाएं, और जो 0 डिग्री के पूर्व दिशा में स्थित होती हैं, खींची जाती हैं, उनका नाम होता है पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, अब आप लोगों को पता था अक्षांश रेखाओं की संख्या टोटल 181 थी इस 0 डिग्री को मिलाकर। इनकी संख्या बता सकते हो? इनकी संख्या 180 इस साइड होती है, 180 इस साइड होती है, तो कितने हो जाएंगे? 360 होती है। 361 नहीं होती, 360 ही होती है। इसको मान लिया गया है, इसको क्या कर लिया गया है? इसको मान लिया गया है। 0 डिग्री का तो नाम भी है। ठीक है, इसका नाम हम लोगों ने रखा है विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर बोला है, इसको ग्रीनविच मीन टाइम बोला है। इसको क्या बोला है? ग्रीनविच मीन टाइम। इसको अलग से क्या नाम दिया है? देखो इसका नाम क्या है अलग से? प्रधान माध्याह्न रेखा। ठीक है, ये क्या है? प्रधान माध्याह्न रेखा है। इसकी और 180 इस साइड खींची जाती है, किस दिशा में? पश्चिमी दिशा में, और 180 किस दिशा में? पूरब दिशा में। तो टोटल मिलाकर कितनी हो गई? 360। यानी कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती? 360। जबकि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी थी? 181। 90 इस साइड और एक बीच वाली ये दिख रही है, तो कितनी हो गई? 90 90 180 और एक 181। लेकिन देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या पहले में ये क्वेश्चन आया था एक बार, जीएमटी वाला, ग्रीनविच मीन टाइम। उसमें इसमें एक और दिया था ग्रीनविच मिड टाइम। सबने ज्यादातर मिड टाइम लगा दिया होगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जीएमटी का होता है ग्रीनविच मीन टाइम। अगर मैं इसका लिखूं तो इसको फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, लिखवाऊंगा, अभी समझा रहा हूँ बस कि आज समझ जाओ आप लोग। ग्रीनविच मीन टाइम का क्या होता है? फुल फॉर्म होता है जीएमटी का।
ठीक है। और 0 डिग्री को क्या कहा जाता है? प्रधान मध्याह्न रेखा। कहाँ से होकर गुजरती है? लंदन से होकर गुजरती है। लंदन के किस जगह से? ग्रीनविच जगह से, ग्रीनविच स्थान से। याद रखना कि कहाँ से मेनली होकर गुजरती है? लंदन से होकर गुजरती है। 0 डिग्री मध्याह्न रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? लंदन। अगर लंदन बोल दो सबसे अच्छा आंसर है, सीधे जगह पे, मेन जगह पे पहुंचो ना, लंदन से गुजरती है। ठीक है। अब ये केवल लंदन से होकर तो गुजरती नहीं है, ये बहुत सारे देशों से होकर भी गुजरती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 0 डिग्री, अभी देशांतर रेखाएं चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, देशांतर रेखा कुछ पॉइंट तो समझ गए होंगे। आप लोगों से प्रश्न है, आप बताइए कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर होती है नहीं होती है? नहीं होती है, घट बढ़ रही है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आने पर बढ़ रही है और विषुवत रेखा से फिर ध्रुवों की ओर जाने पर घट रही है। ये सभी समझ पा रहे हैं? आप समझ रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं नहीं? ध्रुव से कहाँ आ रहे हैं? विषुवत रेखा, तो लंबाई क्या है? चौड़ाई इनकी बढ़ गई। देखो पहले फिर थोड़ी बड़ी, फिर थोड़ी बड़ी, और बढ़ गई, और बढ़ गई, यहाँ पे सबसे ज्यादा बढ़ गई। तो क्या इनके बीच की दूरी फिक्स होती है? नहीं होती है। नहीं होती है। आपको पता था कि अक्षांशों के बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं। अक्षांशों के बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं। ये अक्षांश था, इनके बीच की दूरी क्या कहला रही थी? कटिबंध कहला रही थी। और किन्हीं भी दो न्यूनतम अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी थी? 111 किलोमीटर। लेकिन इनके बीच की दूरी फिक्स नहीं होती है। इनके बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? इनकी बीच की दूरी को बोला जाता है गोरे। गोरे क्या बोला जाता है? गोरे। ये तो याद रहेगा। तुम कितने गोरे हो? हाय इतनी गोरी तुम कितने गोरे? इनकी बीच की दूरी को क्या बोला जाता है? गोरे बोला जाता है। ठीक है। तो ये है दूरी, इनकी बीच की दूरी क्या बोलते हैं? गोरे। लेकिन अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कटिबंध कहलाती है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, लेकिन देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी फिक्स नहीं होती है। इसलिए इनको मतलब फिक्स ही नहीं होती है। इनका नाम क्या होता है? गोरे होता है। लेकिन इनके बोला गया है कि जब देशांतर रेखाएं विषुवत रेखा के करीब आती हैं, जब देशांतर रेखाएं विषुवत रेखा के करीब आती हैं तो विषुवत रेखा पर इनकी दूरी मैक्सिमम होती है। ये दिख रही है ना मैक्सिमम? तो ये दूरी कितनी होती है? ये तो दूरी अधिकतम होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए देशांतर रेखाओं की अधिकतम दूरी कहाँ पर होती है? विषुवत रेखा पर होती है ना? बना दोगे कि नहीं बना दोगे? देशांतर रेखाओं की अधिकतम दूरी कहाँ पर होती है? ये दिख रही सभी को कि नहीं? दूरी सबसे ज्यादा यही तो है, और बाकी तो सब छोटी लाइन है। तो पूछा जाता है ये दूरी बताओ कितनी होती है? ऐसी वह दूरी जब देशांतर रेखा विषुवत रेखा की ओर आती है और वह दूरी अधिकतम होती है विषुवत रेखा पर, तो उसकी दूरी कितनी होती है? तो उसकी दूरी होती है, यानी ये दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। 32 नहीं, 111.32 किलोमीटर। ठीक है, याद रहेगा। वो भी 111 था, ये भी 111। इसमें क्या लगाना है? 3। यानी मैं इनके बीच की दूरी नहीं बता रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ? वह दूरी जब देशांतर रेखाएं किसके करीब आती है? कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। तब इनकी दूरी अधिकतम होती है। और इनकी दूरी कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। लेकिन इनकी बीच की दूरी फिक्स नहीं होती है, हर एक जगह पर बदलती जाती है। बात समझ में आ रही है आप लोग? हाँ। इनकी संख्या कितनी होती है? देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? गोरे कहलाती है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? कटिबंध कहलाती है। अक्षांश रेखाओं, दो न्यूनतम अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती कितनी है? 11। बहुत बढ़िया। हाँ, आप बता, पूछो, किसी को डाउट? प्रधान माध्याह्न रेखा है जो